दिहाइयां कब एक खूबसूरत आवाज ने नौजवानों के दिलों में घर कर लिया। ये आवाज किसी म्यूजिकल घराने के फर्द की नहीं थी। मैं आज मौजूद हूँ मारूफ सिंगर, सोशल वर्कर, एक सियासी पार्टी के लीडर जवाद अहमद के घर। गुलकारी, सियासत और उनकी फैमिली के हवाले से गुफ्तगू इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी और उनसे सुनेंगे गाने भी। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे आज बड़े सख्त सवालात पूछेंगे, इजाजत है ना? जितने मर्जी सख्त सवालात पूछिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह मेरे दिल के अंदर आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। गुलकारी किस उम्र में शुरू की थी? गुलकारी जो असल में होती है, जो कमर्शियली की जाती है, वो तो उसी वक्त स्टार्ट की जब जुपिटर्स ज्वाइन किया था और 5-6 साल उसमें गाया था। लेकिन जो आप खुद ही गाना शुरू कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता, छोटे होते हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि 10-11 साल के थे जब मैं और मेरे भाई 2 और थे, तो हम सारे गाते थे फंक्शंस पे फैमिली के, तो लोग कहते थे बड़ा अच्छा गाते हैं, तो उस वक्त से स्टार्ट कर दिया था। जवाद अहमद को क्या खुद अंदाजा हो गया था कि उसकी आवाज़ खूबसूरत है या दूसरे इस तरफ आपको लेकर आए? अच्छा, मेरा अपना ही ख्याल है कि मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा गाने वाले लोग हैं पाकिस्तान में और मेरे से बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ें भी हैं। मेरा अपना ही ख्याल है कि मुझे शौक़ था और मैंने ट्राई किया, और वो कहते हैं ना कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, तो लक होती है, तो उस वजह से कुछ सपोर्टिव चीज़ें मेरे साथ आ गई, तो इसलिए आई कुड बिकम अ रिनाउंड और फेमस सिंगर इन पाकिस्तान। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा मैं गाता हूँ, मैं ठीक गाता हूँ। पहले गाने की कितने पैसे मिले थे आपको? पहले गाने के पैसे नहीं मिले थे क्योंकि उसमें तो पैसे लगे थे। अच्छा। एक्चुअली जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑडियो में भी काम करना पड़ता है और वीडियो में भी करना पड़ता है, तो आपके उल्टा पैसे लग जाते हैं। मुझे याद है जो पहला वीडियो मेरा था अल्लाह मेरे दिल के अंदर, उसमें मेरे पास कोई 35,000 रुपया था, तो मैंने वो एहसन रहीम को कहा कि यार इतना ही है, और उस ज़माने में काफ़ी था ये मैं बात कर रहा हूँ 98 की, अभी मेरा एल्बम भी नहीं आया था। तो उसने एहसन रहीम बहुत बड़ा डायरेक्टर है, अब तो मेरा दोस्त है, उसने कहा कि चले यार ठीक है। वो एक कैमरामैन शबाद कमर और मैं, अच्छा, हम तीनों निकल पड़े और हमने अल्लाह मेरे दिल के अंदर, दादा दरबार पे, सड़कों पे, पागल खाने में, हॉस्पिटल शूट में, भी बहुत प्यारा हुआ। हाँ, तो वो हमने खुद ही 3 लोगों ने शूट करके एडिट करके वो बना दिया। लेकिन जो सेकंड मेरा गाना था ना, वो कहती है, उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी बेची थी। अच्छा। मेरी गाड़ी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी ली थी। मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, वालिदैन दोनों प्रोफेसर थे, तो गाड़ी मैंने अपनी ली थी तो बड़ी बात थी, लेकिन मुझे वो बेचनी पड़ी क्योंकि वो कहती है सही है मैं तेरी, यहाँ में मुझे याद है कोई 1,20,000 से 25 या 30,000 रुपया मेरा लगा था। तो उस ज़माने में अच्छी खासी रकम होती थी गाड़ी के लिए, मैंने वो बेच के वो वीडियो बनाया था। कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी तो होगा ना, कॉन्सर्ट्स में जाते होंगे, उसमें भी तो उसी में तो पैसे हाँ। कमाते ही वहाँ से हैं। अच्छा, अगर आपको ये गलत फहमी है ना कि कॉन्सर्ट्स में आपको कितने मिले? पाकिस्तान में लोग कॉन्सर्ट से ही कमाते हैं जी, गाना बेच के कोई नहीं कमाता यहाँ पे। अब जाके यूट्यूब वगैरह आया है, मतलब जब से आया है तो उससे लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू हुए। हमारे ज़माने में तो गाना जो है वो रिलीजिंग कंपनी को आप 1-2 दे देते थे, उसमें वही पैसे बनाता था, आपको नहीं पैसे मिलता था कोई भी, और आमतौर पर रॉयल्टी तक नहीं देते थे वो। अच्छा, तो बस आपको वो कॉन्सर्ट्स आपने किए तो उसी में कॉन्सर्ट से पैसे कमाते थे लोग, और स्पॉन्सर से, जैसे अगर अब मैंने पाकिस्तान टोबैको के साथ वो गाना किया उचिया मजाजा मली पे, मैंने किया दोस्ती, जो बहुत बड़ा मेरा गाना है, रहे ना रहे या जीवन कभी। फिर मैंने एक वो नेस्ले के साथ काम किया, फिर मैंने यूफोन के साथ काम किया, वारिद के साथ काम किया, यूनिलीवर के साथ काम किया, सुप्रीम चाय के साथ, पेप्सी के साथ काम किया। तो ये जो स्पॉन्सरशिप्स होती है ना, फिर दे ब्रिंग यू मनी। गुलकारी में पहला मुआवजा आपको कितना मिला? मेरा ख्याल है मैंने जो एक एंट्री की थी कराची में, तो असल में इसका एक छोटी सी एक स्टोरी है। लॉरेंस एक बहुत बड़े प्रमोटर हैं कराची के, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना पता नहीं 30-40 हज़ार रुपये में एंट्री कर दें। मैंने कहा मैं तो नहीं करता। उन्होंने कहा ये देखें इतना ही आपका गाना हिट हुआ है, एक तो कितने आपको? मैंने कहा यार मैंने नहीं करना, मुझे बताएं सबसे ज़्यादा पैसे कौन ले रहा है? उन्होंने कहा जी जुनैद जमशेद ले रहे हैं एंट्री के, 70,000 रुपये। मैंने कहा 70,000 लूँगा। उन्होंने कहा वो तो हम नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है नहीं दें फिर। तो 4 महीने गुजरे, मेरा एक और गाना हिट हो गया, तो लॉरेंस ने मुझे फिर फ़ोन किया, तो मैंने कहा मैं तो वही करूँगा।
तो मैंने पहली एंट्री 70,000 में ही की कराची में। अच्छा। तो वो लॉरेंस को भी याद होगा, मुझे भी याद है। सही सही। वालिदैन आपको क्या बनना देखना चाहते थे? मेरे वालिदैन ने तो मुझे कहा था कि पढ़ो लिखो और प्रोफेशनल डिग्री लो। तो मेरे पास या तो मैं डॉक्टरी कर सकता था, मेडिसिन, उस या वक्त मैं यही ऑप्शन होते, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन तो जाओ। मैं इंजीनियर बन गया। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और वालिदैन खुश हुए कि चलो उसने प्रोफेशनल डिग्री ले ली। तो वो बनाना वैसे कुछ भी नहीं चाहते थे सिवाय इसके कि ये अपनी रोजी रोटी कमा सके और इज्जत के साथ कमा सके। राइट। तो आपने उसको प्रैक्टिस नहीं की थी, फिर आपने सिंगिंग में ही आ गया? नहीं, मैंने उसको डिग्री को बिल्कुल ज़ाया किया। उसकी वजह ये है कि मैंने डिग्री ली ही वालिदैन के लिए थी। और एक्चुअली देखें, टू फॉल बैक ऑन समथिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मिडिल क्लास, फॉर पर्सन फ्रॉम मिडिल क्लास। अगर आप कोई काम ऐसा परसू करते हैं, आप क्रिकेटर हैं या आप एक्टर हैं या मॉडल हैं या आप सिंगर हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप यू वुड मेक इट बिग, ज़रूरी नहीं होता। तो अगर ये नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए ये आपका एक, मैं समझता हूँ, एक बैकअप प्लान होता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसलिए वो करनी जरूरी। आपने कहा कि आपके पेरेंट्स दोनों ही प्रोफेसर्स थे, पढ़ाने वाला घराना था आपका, तो रेजिस्टेंस नहीं फेस करनी पड़ी उनकी तरफ से सिंगर बनने पे? नहीं, मेरे वालिदैन जो थे ना, वो बहुत प्रोग्रेसिव लोग थे, तरक्की पसंद लोग थे, रोशन ख्याल लोग थे। और उनका ख्याल ये था कि इंसानों को आर्ट और कल्चर जो है उसमें डेफिनेटली तब आजमाई करनी चाहिए। और हम तो, मैंने आपको बताया कि जैसे पूरे पाकिस्तान में जब शादियाँ होती हैं या कोई तकरीबात होती हैं घर के अंदर, तो लोग इकट्ठे बैठ के गाते भी हैं, ढोलक भी बजाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, औरतें भी मर्द भी। और ये हमारा कल्चर है पाकिस्तान का और हम वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस कल्चर। तो मेरे वालिदैन जो थे वो समझते थे कि आप पढ़ लिखो, क्योंकि गैरतमंदी का तकाजा ये है कि आप प्रोफेसर्स की औलाद हो तो पढ़ लिख जाओ, प्रोफेशनल डिग्रीज ले लो, लेकिन उसके अलावा जो मर्ज़ी करो। तो मैंने क्रिकेट भी खेली फर्स्ट क्लास, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा, अपने क्लब का भी कैप्टन रहा। फिर मैंने वेल्स कप खेला, पाकिस्तान अंडर 19 खेली। तो मैंने सारा कुछ किया, साथ में मौसीकी भी करता रहा। तो मुझे कभी मेरे वालिदैन ने इन चीज़ों से मना नहीं किया। मतलब आप शुरू से सिंगर ही बनना चाहते थे? नहीं, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता था शुरू से। आप समझे, मैं आइडियोलॉजी ड्रिवन था। मैं लेफ्ट का आदमी हूँ, मैं बाएं बाजू की एक बड़ी पार्टी बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान में, जो कि इन आइडिया से बनेंगे, इंसानियत, ह्यूमनिज्म मतलब, और साथ फिर उसके अंदर रैशनल थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, लोग अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको दोबारा रीएनालाइज करें, रीथिंक करें। और तीसरा ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रमोट किया जाए इस मुल्क के अंदर। तो हम तो एक पूरी आइडियोलॉजी के साथ काम करें। अगर हम ये नहीं करेंगे चीज़ें, तो हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो बढ़ सकेगा। उस टाइम में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको शायद इस तरफ आइडियोलॉजिकली ड्रिवन फैक्टर्स होंगे कुछ उस टाइम में, जो आपने सोचा होगा कि ये चीज़ें हैं, इस वजह से मैं अब पॉलिटिशियन बनूंगा और मैं इसको बेहतर करूंगा। शुरू से मैं देखता था कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बहुत है, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत मार्जिनलाइज तबके भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ भी हैं। जो फिर औरतों की हालत जो है वो बहुत बुरी है, औरतों के पास फ्रीडम नहीं है। इवन अपनी मर्ज़ी की शादी अब जाके लड़कियां जो कर पा रही हैं, वो भी सारी, तो पाकिस्तान की औरतों के बारे में आप ये नहीं कह सकते। तो ये इस तरह के बड़े बड़े ह्यूमन इश्यूज़ हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हमें टेक अप करने चाहिए थे बहुत पहले, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। उन्होंने उल्टा क्या किया कि यहाँ पे मज़हब को मौजू बनाया, जबकि मज़हब बड़ी खूबसूरत चीज़ है, हर की अपनी अपनी होती है, लेकिन उन्होंने उसको मौजू बना के लोगों के जो जहन थे उनको एक दूसरे के लिए टॉलरेंट और पीस की तरफ जाना, वो उन्होंने उल्टा उसका रास्ता बंद कर दिया। तो हम समझते हैं कि बराबरी पार्टी जो है वो ये चाहती है कि अगर हम मौसीकी के थ्रू, आर्ट के थ्रू, ड्रामा, फिल्म, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुहैया करती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच मुहैया करती हैं, तो हम उसमें अपना पार्ट प्ले करें। तो इसलिए म्यूज़िक और पॉलिटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से साथ जेल करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक के अंदर ये पावर होती है वो आइडियाज़ को लोगों तक लेके जाए। आप मैस कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। जब कुछ सिंगर्स जो हैं वो खुद गाने लिखते भी हैं और कंपोज भी करते हैं, आपने अपने कितने गाने खुद लिखे और कंपोज किए या किए? मेरे तो सारे गाने तकरीबन मैं कह रहा हूँ, जैसे मेहंदी मुझे एकदम याद आया कि मेहंदी गाना जो है वो, उसमें मेरा जो पोइट्री का पार्ट है वो 30% है और बाकी परवीन शाकिर की नज़म है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसी तरह एक दो और होंगे। 95% से ज़्यादा गाने मेरे अपने लिखे हुए हैं। अच्छा। और कॉम्पोजिशन तो सारी तकरीबन मेरी हैं।
चलें ठीक है, अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम इनसे बात करेंगे इनकी सियासत के हवाले से और जाएंगे इनके पार्टी ऑफिस। देखते रहिए बाकमाल। सारी न्यूज़ उन्होंने अपनी तरफ खींची हुई है, अभी स्पेस बनेगी तो इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएगा। वैसे आपका ये गाना तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इसकी लिरिक्स ने पाकिस्तानी टीम को बड़ा सपोर्ट किया, उनकी शायकीन को भी बड़ी मतलब सपोर्ट की है और हौसला दिया है। नहीं, मुझे एक दफ़ा कामरान अकमल और उमर अकमल दोनों में से एक थे या दोनों थे, हाँ। फिर मोहम्मद हफीज़ हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे क्रिकेटर्स जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये गाना जो है ना ये बड़ा अच्छा है और इससे बड़ा फ़ायदा होता है। हाँ, उनको भी थोड़ी सी ढारस मिल जाती है। अच्छा, सियासत तो आजकल बड़ी बदनाम हुई फिरती है, तो फिर इस गली में क्यों आ गए? इसलिए कि जो ऐसी गलियाँ होती हैं ना वहाँ पे जाए बगैर माहौल ठीक भी नहीं कर सकता कोई। अब मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि सियासत एक तरह से गाली ही बन चुकी है अब तो लोग जो है ना वो अगर किसी को पसंद भी करते हैं ना तो वो कहते हैं कि हम उसको इसलिए पसंद करते हैं कि क्योंकि बाकी इससे भी बुरे हैं। एक्चुअली अब ये हो रहा है, अब लोग इसलिए नहीं पसंद करते कि वो उनका फेवरेट किसी वजह से भी कोई है, तो वो इसलिए करते हैं कि ये लेसर ईवल है। तो आना पड़ता है, मुझे लगता है अगर आपने रिफॉर्म्स करने हो, इस्लाहात करनी हो या कोई इनकलाबी जद्दोजहद करनी हो तो आपको हर किस्म के गंद में भी घुसना पड़ेगा, छींटे भी पड़ेंगे, वो तो उससे आप बच नहीं सकते। इमरान खान के हवाले से इतना गुस्सा क्यों रखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि इमरान खान ने ना लोगों की उम्मीदों में पानी फेरा। लोग इमरान खान की तरफ देख रहे थे। इमरान खान ने क्या किया कि पहले तो अवामी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लेकिन फिर चूँकि वज़ीर आज़म बनने की धुन सवार थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे ये वाला रूट लेना है कि उसमें चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे वज़ीर आज़म बनना है, तो मुझे अमीरों का एक धड़ा अपने साथ मिलाना है। जागीरदार, सरमायादार, माफियाज, वडेरे, वही लोग, उन पार्टी से भी निकाल के लोग कैबिनेट देंगे, सारे वही भरे हुए हैं। तो इन्होंने ना एक झूठ पे बुनियाद रखी अपनी सियासत की 2013 के बाद, बल्कि 2010 से स्टार्ट हो गए। उस वक्त से मैं इनसे थोड़ा सा ना वो हो गया। अच्छा। और उसके बाद जब इन्होंने अभी अमेरिकी साजिश का नारा मारा ना, ये बहुत गलत किया, क्योंकि कोई अमेरिकी साजिश नहीं थी। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, आप उसको डायरेक्ट जब कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की, हम इतना सा मुल्क है, हमारा जीडीपी जो है वो 500-600 बिलियन डॉलर है, अमेरिका का 20 से ऊपर ट्रिलियन डॉलर। उसके साथ आप इस तरह की बात करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? मुझे लगता है कि इमरान खान इसीलिए ना, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना। अब ये तो आपकी गैरत है, आपकी शर्म है, आपका ज़र्फ है कि आप लोगों को क्या बेच रहे हैं ये सोचे बगैर कि मुल्क का क्या बनेगा। मैं तो कहता हूँ इनसे पहले वाले भी जो लोग थे ना, जिन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ वगैरह ने, मैं तो उनके भी खिलाफ हूँ। ये सब अमीरों के धड़े हैं सारे, और ये जो भी पीछे लगाया हुआ है, ये आप ध्यान रखें कि इनकी जो असल क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। लोग इनको बुरा भला कह रहे थे। अगर ये अमेरिकी साजिश का झूठा बयानिया ना बनाते, जो मेरे ख्याल में पक्का झूठा बयानिया है, तो ये लोग ना इनके साथ आते। तो इन्होंने ये भी जो किया है ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। एंटी पीटीआई मौक़िफ़ के बायस आपको कॉन्सर्ट्स नहीं दिए जा रहे थे, क्या ये हकीकत है या लोगों की सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए कहा जा रहा था? नहीं, इससे तो नुकसान होता है। बल्कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, उन्होंने सुर्खी बना दी। बात ठीक है, मिडिल क्लास के अंदर बहुत बड़ी पेनिट्रेशन है इमरान खान की। सारे नहीं है ऑफ कोर्स इमरान खान के साथ, वो तो इलेक्शन बताएगा कि हम भी इलेक्शन में जाएंगे और लोग भी जाएंगे। लेकिन एक बात और ये भी है कि इमरान खान को अभी भी जब हर जगह खड़े हुए तो वोट उनके खिलाफ फिर भी पड़ा है, इसमें सारे नहीं उनको वोट दे रहे। लेकिन होता क्या है कि मैं कंट्रोवर्शियल हो गया हूँ। अब फर्ज करें कोई मुझे बुलाना चाह रहा है, वो आपस में बात करते हैं, उसमें 4-5 जो मिडिल क्लास के अपर टीयर के कोई लोग कह रहे हैं यार अब जवाद साहब को रहने दें, वो इमरान खान के खिलाफ बहुत बात करते हैं, ये वो। तो वो जो लोग पसंद भी कर रहे हैं ना, बुलाना भी चाह रहे हैं, वो भी कहते हैं चलो यार छोड़ो, ये कंट्रोवर्शियल बात है। इसलिए मेरा ज़्यादा ये इफेक्ट हुआ है। ठीक है, इमरान खान की पार्टी को भी शुरू में रक्षा पार्टी कहा जाता था। बराबरी पार्टी को लोगों ने रक्षा के पीछे लगे फ्लेक्सेस के थ्रू जाना है, तो रक्षा को तशहीर के लिए क्यों तरजीह दी गई? इसलिए कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हमारे पास सरमायादार जागीरदार ना आ सकते हैं, ना हमारी पार्टी में लीडर बन सकते हैं। हाँ, वो अगर हमें पैसा देना चाहें बैठ के तो हम जितना मर्जी दे दें, लेकिन वो हमारी पार्टी में लीडर नहीं बन सकते। अब मसला ये है क्योंकि ये पार्टी ना क्लास बेस्ड है, तबकाती बुनियादों पर बन रही है, ये आम लोगों की पार्टी है। तो अब फ़र्ज़ करें कि कोई पैसे इतने बड़े ज़्यादा नहीं हमें मिल रहे कहीं से, हम तो खुद अपने पैसों से चला रहे हैं। जितने मिडिल क्लास लोग आते जाएंगे उतने ही पैसे ज़्यादा होते जाएंगे, पूल बड़ा होता जाएगा। तो इस वक्त हमें लगता है कि ये बड़ी इंटेलिजेंट मार्केटिंग है। आप सोचेंगे एक रिक्शा जब पीछे आप उसके लगाते हैं ना, एक रिक्शा फ्लेक्स लगाने के कितने पैसे लेता है? बड़े कम पैसे होते हैं। अच्छा।
मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन ये तकरीबन 300-400 से ऊपर नहीं होता, और ये सारा कुछ मिला के तो अगर आप 1000 रिक्शा भी करते हैं तो कितने पैसे लग जाते हैं आपके। लेकिन अगर आप ऐड देते हैं टीवी पे तो वो तो आपके करोड़ों के एड्स होते हैं। पैसों के बगैर तो मुहज़्ज़ब डेमोक्रेसीज में भी पार्टियां नहीं चल सकती, तो फिर आप कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? मुहज़्ज़ब डेमोक्रेसीज में ही तो पैसा आम लोग देते हैं ना पार्टीज को। जैसे इंग्लैंड हमसे बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क है, वहाँ पे एक लेबर पार्टी है और वो 2 बड़ी पार्टीज में से एक पार्टी है, उसके वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। लेबर पार्टी का नाम लेबर पार्टी है, उसको कौन फंड करता है? उसको कोई अमीर शमीर लोग फंड नहीं करते, उसको आम लोग फंड करते हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी अभी इंडिया में बनी है, उसको कौन लोग फंड करते हैं? क्या कभी अमीर कोई उसको फंड करेगा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा? वो आम लोग उसको फंड करते हैं, उसका नाम ही आम आदमी पार्टी है। तो जो फंडिंग हमारी जैसी पार्टीज की होती है, एक दफ़ा नाम बन जाए, पूरे पाकिस्तान के हर घर में नाम चला जाए और लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं पार्टी को, तो फिर वो नेक्स्ट मरले पे वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी है, ट्रस्ट डेवलप अगर हो जाए तो फिर आपको फंड भी देते हैं। आज भी गरीब आदमी और मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग किसी भी पार्टी को फंड नहीं करते, अमीर लोग ज़्यादातर करते हैं या बाहर के लोग जो बैठे हैं फिर उन्हें मुल्क। पाकिस्तान में फंडिंग नहीं हो रही इतनी ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि बराबरी पार्टी ये करेगी इंशाल्लाह। इमरान खान को MNA बनने में तकरीबन 5-6 साल लग गए, फिर मज़ीद 16 साल लगे प्राइम मिनिस्टर बनने में। जवाद अहमद कब MNA बनेंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? असल में पहले मैंने जब इलेक्शन लड़ा था तो मैं इमरान खान के सामने लड़ा था, शहबाज शरीफ के सामने लड़ा था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने लड़ा था। मैं तीनों अमीर, सरमायादार, जागीरदार पार्टीज़ के लीडर्स के सामने लड़ा था और मैं जीतने के लिए नहीं लड़ा था। कोई या तो देखें ना, या तो कोई ऐसा आदमी लड़ता है ऐसे जो पागल होता है, वो इन लोगों से लड़ के तो नहीं जीत सकता, पहली नई पार्टी हो, जितना मर्जी वो मशहूर हो, और या वो इनकलाबी होता है। सिर्फ 2 लोग लड़ सकते हैं। इनकलाबी क्यों लड़ेगा? वो अपना पॉइंट मेक करने के लिए लड़ेगा, एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। जी नहीं, और पार्टी बिल्ड करने के लिए। अच्छा, जब वो कहेगा कि मैं इसलिए इनके सामने खड़ा हूँ, अब आओ तुम भी खड़े हो इन सब के सामने, एक मजदूर का बेटा खड़ा करें हम किसी जागीरदार के सामने, किसी दिन हम एक टीचर का बेटा जो है या बेटी जो है वो उसको खड़ा करें हम सरमायादार के सामने। ये पार्टी ये करेगी, ये करना आई है एक्चुअली, ये क्लास के ऊपर पॉलिटिक्स करना चाहती है, तबकाती लेवल पे। अच्छा, अब जो है मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा, मैंने सिर्फ पार्टी बिल्ड करनी है। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग होते हैं ना, थोड़े बहुत मशहूर हों या बहुत दौलतमंद हो या उनकी कोई लेगेसी हो, उनके ख़ानदान पॉलिटिक्स में हो, मुल्की सियासत, वो क्या करते हैं कि वो पार्टीज अपने इर्द गिर्द बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं ताकि आखिरकार वो पार्टी उनको उठा के ऊपर ले जाए और फिर उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दे। मैं समझता हूँ उसको ख़त्म होना चाहिए। हम लोगों का रोल सिर्फ ये होना चाहिए, जिनको लोग जानते हैं करोड़ों की तादाद में, कि हम लोग एक पार्टी बनाएं और उसको उनके सपोर्ट कर दें जिनके लिए बनाई है। सियासी जमात का नाम बराबरी क्यों रखा? क्योंकि देखें, जो वेस्टर्न फिनोमेना है ना सियासत का, उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन 3 चीज़ों के ऊपर ना उन्होंने स्टार्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रांस में जब इनकलाब हुआ था, मतलब मैं उर्दू में बता देता हूँ कि आज़ादी जी, बराबरी और भाईचारा। अब ये जो बराबरी का लफ्ज़ है, लोग समझते हैं कि जी चीज़ों को बराबर कर देना, सारे इंसान एक जैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। बराबरी का मतलब ये होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, मौके सबको देना। अमीर गरीब के बच्चों के स्कूल एक ही होंगे, अमीरों का स्कूल लहदा, गरीबों के स्कूल लहदा नहीं हो सकता। एक ही तरह के अस्पताल होंगे गरीबों के और अमीरों के। ये नहीं कि जिसके पास पैसे हैं वो अच्छा इलाज करा ले, जिसके पास नहीं है वो बुरा इलाज करा ले। इसी तरह आपको इक्वल बेनिफिट्स भी सोसाइटी को देने चाहिए, मतलब फ़ायदे इक्वल दें, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मुनसफ़ाना तरीके से तकसीम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वो बराबरी की सतह पे दिया जाए और औरतों मर्दों को भी बराबरी चाहिए इसमें। मतलब अगर औरत जो है वो काम करती है तो उसको उतनी ही वेजेस दी जाएँ जो बंदा लेता है, या उसको उतनी इनकम उसकी हो जो बंदे की है, और औरतों को इस पूरे वर्क फोर्स के अंदर उतना ही लाया जाए जितना मर्दों को लाया। तो बराबरी का एक एस्पेक्ट नहीं है, बराबरी के बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। अकाउंटेबिलिटी जैसे चौथा वो भी है, सबको बराबर देखा, लॉ बराबर देखे उनको। अच्छा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि बराबरी की सतह पे बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए इंसानों की। अच्छा। और वो रियासत की जिम्मेदारी हो। और ये जितनी वेलफेयर स्टेट्स हैं ये सारी इसके ऊपर बनी हुई है। जितनी सोशलिस्ट स्टेट्स बनी थी वो भी इसी असूल पे बनी हुई है। रियासत को ताकतवर करना होता है। आपके ज़हन में क्या मॉडल है इसको ये सब इंश्योर करने के लिए? मेरे अगर आप पूछे ना, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं करना चाहूँगा, जो कि वो कहते हैं ना दीवाने का ख्वाब होता है,
मैं तो चाहता हूँ ये पूरी दुनिया ऐसी हो। आपको पता है मेरे ट्विटर हैंडल पे क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है अ ग्लोबल एगेलिटेरियन ह्यूमन सोसाइटी, अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अच्छा। अब जो आदमी ये सोचता है कि बॉर्डर्स भी नहीं होने चाहिए, भाई इंसान जब पैदा हुआ है स्कोरा है उस पर, ये पूरी दुनिया उसकी है, वो जहाँ मर्जी जाए और वो कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े। अभी बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो ही नहीं सकता जब तक इम्पीरियलिज्म है और कैपिटलिज्म है, तो हम तो उसको भी हिट करते हैं। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि मैं पाकिस्तान में सिर्फ उस हद तक बात कर रहा हूँ जिस हद तक ज़रूरी इस वक्त है। वो क्या है कि हम तो बड़ी आगे की बात कर रहे हैं ना, जब इंसानी बराबरी होगी हर तरफ, हर लिहाज से। इस वक्त ज़रूरी है कि उस बराबरी की तरफ जाने के लिए एक बड़ी पार्टी आम लोगों की खड़ी हो। वो ये नहीं है यहाँ पे तो आम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पार्टी नहीं है। तो पहला जो हमारा जो मरला है वो पार्टी बनाना है, जिससे तो हम बताएं, मैं बताऊं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता। जो लोग आएंगे पार्टी में वो बताएंगे उन्होंने क्या करना है, और वो जब बताएंगे तो वो फिर बपांगे दोहल बताएंगे, वो जब बताएंगे तो सब सुनेंगे। बराबरी पार्टी के मंशूर में क्या मुख्तलिफ है? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी पार्टी साफ कहती है कि है मिडिल क्लास, मेहनतकश नौजवान बराबरी पार्टी पाकिस्तान। अमीरों के खिलाफ हम सियासी तौर पे खड़े हैं। सियासी तौर पे हम अमीरों के खिलाफ वैसे नहीं खड़े, सियासत में उनके खिलाफ खड़े हैं, तो उनकी इजारादारी हमने ख़त्म करनी है। दूसरा ये है कि हम समझते हैं कि वसाइल और मौके पर बराबरी की दस्तरस। पीपल्स पार्टी, नून लीग या PTI में अगर किसी से इंतखाबी इल्हाक करना पड़े तो किस पार्टी के साथ करेंगे? किसी के साथ नहीं करेंगे हम चाहे कुछ भी ना कर सकें, मैं इसी तरह मर जाऊँ कुछ किए बगैर। मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, मुझे खुदा ने कोई ठेका नहीं दिया इस काम का। अच्छा। किसी को भी नहीं दिया हुआ, ये समझते हम ठेकेदार हैं। आपको अपनी डायरेक्शन ठीक रखनी चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, आपको लोगों से फ़ायदे नहीं लेने चाहिए, आपको सीधा किबला रखना चाहिए। उसके बाद कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। इमरान खान और नवाज शरीफ में से कम नापसंद कौन है? एक्चुअली नवाज शरीफ एक सरमायादार हैं, तो इसलिए उनका जो एक सरमायादार का जो एक रोल होता है उसके हवाले से वो मुझे नापसंद है, क्योंकि वो यहाँ पे सियासत में आके अमीरों को और पैसा बना के दे रहे हैं। इमरान खान इसलिए नापसंद है कि वो भी यही कर रहे हैं काफ़ी हद तक, लेकिन वो साथ झूठे भी हैं और मुनाफिकत बहुत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को मैं इवन नंबर्स दूंगा, एक जैसे हैं। लेकिन नापसंद है बराबर। लेकिन इस वक्त मसला जो है इमरान खान वो ज़्यादा बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस वक्त इस आदमी ने इंतशार, नफरत, तकसीम और फसाद की जो सियासत इस वक्त जो पैदा की है उसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अबतरी है। उनको वो बताया जा रहा है जो असल में ठीक नहीं है, सच नहीं है, और ये तमाम अदारों को भी पता है, तमाम वो लोग जो सब जानते हैं पॉलिटिक्स को भी और मुल्क चलाते हैं उनको पता है अच्छी तरह, इसलिए वो उनको पता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है ज़्यादा बड़ा मसला इमरान खान है। डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही हैं, स्टेट बैंक ने शरह सूद 16% कर दी है, पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कदर मुसलसल गिर रही है, 100 अरब की स्टॉक मार्केट 25 अरब की रह गई है। जवाद अहमद के पास ऐसा क्या मौशी प्लान है कि लोग उनको वोट दे दें? ये आपने सही खतरनाक सवाल किया है, और ये जो है ना, ये जो भी मुझे सियासी अमीर है, सियासी अशराफिया है, रूलिंग क्लास है, हुक्मरान तबका है, अब उनके कान खड़े होंगे, उनको पता चलेगा। देखें, हम आते ही लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, और वो लैंड रिफॉर्म्स जो होंगे ज़मीनी इस्लाहात वो दोनों होंगे, रूरल भी अर्बन भी, मतलब देहाती एरियाज़ में भी और ये शहरी एरियाज़ में भी। दूसरे नंबर पे हम इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम रियासत को ताकतवर करेंगे, रियासत को पावर देंगे। हम अमीरों से हो सकता है हमें एक्सप्रोप्रिएट करना पड़े। इस मुल्क में बहुत पैसा है लेकिन वो लोगों के पास है, रियासत के पास नहीं है। और इस मुल्क में जो चीज़ें बननी चाहिए, उसमें डैम्स हैं, उसमें सड़कें हैं, उसमें पुल हैं, उसके अलावा उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अस्पताल हैं, उसके अलावा इंडस्ट्री है जो हैवी इंडस्ट्री लगनी चाहिए, फिर उसके अलावा एग्रो इंडस्ट्री है। ये सारा कुछ हम समझते हैं रियासत के अलावा कोई नहीं लगा सकता। इस मुल्क में सिर्फ रियासत ही कर सकती है। तो कोई पार्टी ये नहीं चाहती, वो चाहते हैं हमारे पास पैसा रहे, क्योंकि उनके अंदर वही लोग शामिल हैं या उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके पास यह है सारा कुछ। तो वो अजारादारी वो अपनी ख़त्म नहीं करना चाहते। हमने आते ही इनके मलकियती रिश्ते जो हैं, जो हम या माली मईशत के जो रिश्ते हैं, हमने उनको हिट करना है।
और ये एक आम लोगों की पार्टी कर सकती है, क्योंकि आम लोगों का उसमें स्टेक नहीं होता। हाँ, लेकिन आप देखें ना, गरीब लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, गरीब आवाम की थानों में सुनवाई नहीं है, मजदूर को कम अज़ कम भी दिहाड़ी वो पूरी नहीं मिलती, और आवाम के जो काम है वो दफातर के बजाय सियासी डेरों पर होते हैं। तो क्या आप ये सब ठीक कर सकेंगे? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर आम लोग आ जाएं जी, तो आम लोग तो ये सारा कुछ जिनके साथ हो रहा है ये उन्हीं के साथ हो रहा है ना। अगर उन्हीं में सब बंदी हो के एक पार्टी बन जाए। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं जी आम लोग तो करप्ट हो जाते हैं जब जाते हैं, उनके पास तो पैसे नहीं होते। ये झूठ है। ये इमरान खान ने एक दो झूठ बोला था और ये लोगों के अंदर चला गया। इमरान खान ने कहा कि जो रज्जे होते हैं उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। मैं मिडिल क्लास से हूँ। मिडिल क्लास से मेरे वालिद साहब भी थे, मेरी वालदा भी थी, मेरे नानी दादा दादी वो भी थे, आपके भी। ये इधर मेरे इस वक्त जितना क्रू है ना आपका, सारा मिडिल क्लास है। हम कोई अपर मिडिल क्लास, कोई लोअर मिडिल क्लास, कोई मिडिल क्लास होंगे, लेकिन हैं मिडिल क्लास। क्यों मिडिल क्लास होते हैं लोग? इसलिए कि उनके बाप दादा ने चोरी करप्शन नहीं की होती, इसलिए कि उन्होंने ईमानदारी से उनको पाला होता है, इसलिए कि वो लूट मार में हिस्सेदार नहीं होते। इन लोगों के तो मिडिल क्लास से ही आता है ना, मिडिल क्लास से लीडर्स आते हैं रेवोल्यूशन के। तो ये जो कहना कि जी ये लोग, होता ये है कि जब एक बड़े अमीरों की पार्टीज में कुछ मिडिल क्लास लोग दाखिल होते हैं तो वो होते ही दाखिल इसलिए ताकि वो अमीर हो सकें। वो ठीक नहीं होते ना, वो तो नजर बट्टू होते हैं, वो 4-5 होते हैं, 10-12 होते हैं। जो पार्टी ही आम लोगों की हो उसके अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ये कर सके। पार्टी बड़ी होती है, लोग छोटे होते हैं। अच्छा, इक्तदार में आने से पहले इमरान खान साहब ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी, फिर उन्होंने कहा तैयारी नहीं है। आपकी तैयारी कितनी है? हमारी तो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, हमारी तैयारी होनी ही उस वक्त है जब एक एक घर में हमारा नाम चला जाएगा और आप भी उसमें हमारे मुआविन बनेंगे। बात यह है, टेक्नोक्रेट्स के बगैर ना जो असल लोग होते हैं, इवन आपके इधर मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं भी जो शूट कर रहे हैं, सब टेक्निकल हैंड्स हैं। ये पाकिस्तान चलाते हैं, या किसान चलाता है, या मजदूर चलाता है फैक्ट्री के अंदर, सर्विसेज देने वाले लोग चलाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टीज में भी नहीं है, ये पार्टीज में नहीं है। पार्टीज में कौन है? पैसा लगाने वाले सरमायादार हैं, दुकान, बड़े बड़े मॉल्स के मालिक हैं, प्लाजास के मालिक हैं, रियल एस्टेट के मालिक हैं, या वो जगीरे हैं जिनकी, वो है सारे, या इंडस्ट्रीज हैं जिनकी। वो लोग वो हैं जो अपने हाथ से काम तक नहीं आता, उनको कोई काम नहीं आता, बैठ के खा रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं। हम समझते हैं कि जो पार्टी टेक्नोक्रेट्स के ऊपर बनती है वही सब कुछ करेगी, और हमारे पास टेक्नोक्रेट्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सिर्फ नाम बनने की देर है, नाम पूरे पाकिस्तान में जाने की देर है। लोगों को समझ आ जाएगी कि यही वो पार्टी है जो आम लोगों की पार्टी है। आपकी पार्टी में कोई दूसरा ऐसा नाम है जिसे लोग जानते हों? इस वक्त हम ये चाहते हैं कि हमारे पास लोग आए जिनको लोग जानते हों, लेकिन वो ना आए जो उस क्लास से हैं। आपको पता है, जिनको लोग जानते होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा ये मसला होता है कि इस पार्टी में दाखिल हो, क्योंकि तो सारा कुछ देना पड़ता है, मिलता नहीं है कुछ। पॉपुलर लोग इसमें घुसना नहीं चाहते, इसमें कुर्बानी बड़ी है हमारे जैसे काम में। ये कोई वो पार्टी थोड़ी है कि इसमें पैसा बनना है, इसमें तो पैसा जाना है उल्टा। आपका लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आ जाना है। जैसे मेरे कॉन्सर्ट्स खत्म हो गए, उनके भी काम खत्म हो जाएंगे। जब वो रूलिंग क्लास को चैलेंज करेंगे, बड़े बड़े अमीरों को चैलेंज करेंगे, तो उनका भी तो ना कोई खास बनेगा, क्योंकि मुल्क तो वो चला रहे हैं इस वक्त। तो इसलिए वो आते नहीं हैं। मैं तो चाहूँगा कि वो जितनी मर्जी बड़ी तादाद में आए, फ्यूचर में मुझे लगता है आएंगे वो। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं जवाद अहमद के घर की बेसमेंट में। यहाँ इन्होंने एक स्टूडियो बनाया हुआ है। ये बताइए आपने किस पर्पस के लिए बनाया है और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर? अच्छा, ये जो स्टूडियो है ना, ये एक्चुअली पार्टी के लिए बनाया था। अच्छा, हम करना चाह रहे थे यहाँ प्रोग्राम्स, जैसे आप बैठ के किसी से बात करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको लोगों को दिखाने को मिलता है टीवी पे, यूट्यूब पे वगैरह वगैरह। और ये आपने झंडा भी देखा, ये पार्टी का झंडा है, तो ये भी यहाँ लग जाता है। तो कई दफ़ा मैं खुद बैठ के तो कोई मैसेज अगर देना हो तो वो दे देता हूँ। लेकिन बाद में मेरे ख्याल आया कि हम यहाँ पे ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, जैसे अगर कभी कोई, अब मैं आजकल बहुत कम म्यूजिक कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमको गाना बनाना चाहें अच्छा, तो हम पूरा बैंड, हाँ पूरा बैंड यहाँ आ सकता है, उसको शूट भी कर सकते हैं। राइट, तो मल्टीपर्पज है ये। तो जैमिंग कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं? टाइम मिलता है जब से आप सियासत में आए हैं या? नहीं मिलता असल में ना। मैं फुल टाइम अब पॉलिटिशियन हूँ। अगर मुझे कोई कॉन्सर्ट मिल जाए जहाँ पे मुझे पैसे मेरे बन जाएं तो मैं वो कर लेता हूँ। अदरवाइज म्यूजिक के साथ मेरी थोड़ी सी डिसोसिएशन हो गई है। हाँ हाँ। तो ये झंडा आपके घर के ऊपर लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, बाहर, उसकी क्या वजह है? पार्टी अच्छा झंडा असल में ना, वो पार्टी के ऑफिस के बाहर तो है झंडा। अच्छा। अभी ये मोहल्ला है, मतलब एक कॉलोनी है, इसके अंदर आप अगर झंडा लगा लें
लोग फिर वो अजीब सा फील करते हैं, इसलिए इनका गया हुआ। पाकिस्तान का झंडा हम लगा लेते हैं जब 14 अगस्त आता है या 23 मार्च। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जो आप इस दुनिया में जो आता है ऑब्वियसली उसने वापस भी जाना होता है, तो आपके माइंड में क्या है कि आप क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं जिससे लोग आपको याद रखें? बराबरी की हम चाहते हैं कि ये जो स्टेट है, जो सिस्टम है, ये जो मुल्क है, ये सब के लिए चले और रियासत जिम्मेदार हो लोगों की तालीम की, इलाज की और खाना, कपड़ा, घर, उसके अलावा जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं, वो रियासत उसकी ज़िम्मेदार हो। अगर हम ये लेगेसी छोड़ दें लोगों के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि लोग फिर अपने राइट्स के लिए ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं पार्टीज़ के अंदर और फिर वो जद्दोजहद भी कर सकते हैं। सिंगिंग को मिस नहीं करते आप? यूजुअली आप फारिग वक्त में होते हैं या अकेले होते हैं, क्या गाना गुनगुनाते हैं और किसको सुनना पसंद करते हैं? आम तौर पे जो मुझे कहा जाता है ना कि गाना सुना दें कोई, आम तौर पे जो फैंस मिलते हैं जी, तो वो बिन तेरे क्या जीना कहते हैं, वो हम आपसे सुनेंगे आखिर में। तो वो मुझे अच्छा भी लगता है। इसके अलावा भी देखें, जो गाने हमने खुद लिखे होते हैं और बनाए होते हैं ना, वो आपके प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आपके अपने, आप ये समझें अपने ज़ात का हिस्सा होते हैं, तो वो तो गाते हुए अच्छा लगता है। तो किसी और जो कोई और सिंगर जो आपका फेवरेट हो और जिसके गाने आप गुनगुनाना पसंद करते हो? एक्चुअली जो जिनको मैं गुनगुनाना पसंद करता हूँ वो किशोर कुमार है। जी जी, वो बहुत ही कमाल सिंगर है। बहुत कमाल। लेकिन उनके अलावा जो है जिनको मैं सुनता हूँ, जिनको मैं गुनगुना भी नहीं सकता क्योंकि वो उनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है मेरे से, वो मेहदी हसन है, नूरजहां है, फिर लता मंगेशकर, आशा भोसले, फिर केएल सहगल, फिर सलामत अली खान, फिर वो अमानत अली खान, तुफैल नियाजी, मुझे इस तरह के लोग पसंद हैं। तो वो तो बहुत ही बड़े लोग थे अपने काम में। तो आपका स्टार कौन सा है? लिब्रा। अच्छा, डू यू बिलीव इन दिस स्टार्स इन एस्ट्रोलॉजी? अच्छा, मैं बिलीव तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो इसलिए लगता है कि कई दफ़ा ना मज़ा आता है, कोई इंसान लगता है कि ये है और आपने जो थोड़ा बहुत सुना होता है, पढ़ा होता है, तो उस जैसा ही है, तो आदमी को हैरानी होती है। लेकिन मैं ना अपनी लाइफ को हमेशा साइंस और रैशनलिज्म पे बेस करता हूँ। मैं इन चीज़ों पे नहीं बेस करता जिनकी कोई साइंटिफिक या एम्पिरिकल स्ट्रेंथ नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए इंसानों को। हाथों की लकीरें वगैरह देखने, पामिस्ट्री, हाथ दिखाया कभी आपने? इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कभी दिखाया और किसी ने कोई बहुत ही अनोखी और अछूती बात बता दी हो और वो फिर इवेंचुअली ऐसा हो भी गया हो? मेरा ख्याल है कि जो भी लोग बताते हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ नहीं होता। अच्छा। तो कोई ऐसा इंसान आज तक दुनिया में नहीं आया जो सब कुछ सही बता दे। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये कोई इल्म है ऐसा जो थोड़ा बहुत इनको पता भी होगा, लेकिन ये उसको साइंटिफिकली अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। या आप ये समझें कि जो भी इनके पास इल्म है इस तरह के तमाम लोगों के पास, वो कोई ऐसा नहीं है हतमी जैसे H2O है ना, आप हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम उनको एक खास कंडीशन में मिलाएंगे तो वाटर बन जाएगा जी। लेकिन हाँ, लेकिन ये जो चीज़ है ये ज़रूरी नहीं कि हो जाए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आपको रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, लेजिस्लेशन इनको बनाते हुए आपको कभी भी इन चीज़ों पे बेस नहीं करना चाहिए अपने आप को। आपको हमेशा साइंस और रैशनलिज्म पे बेस करना चाहिए। कभी ऐसे फील हुआ है कि सियासत में आकर गलत फैसला कर दिया हो किसी मौके पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि एक्चुअली मैंने बताया कि मैं तो करना ही चाहता था, तो मुझे तो शुक्र करें मौका मिल गया। एक्चुअली देखें, मिडिल क्लास के लोगों को पॉलिटिक्स में आने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि या तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों किसी के पास तो सियासत कर सकता है पाकिस्तान में, और या फिर आप बहुत ज़्यादा जाने जाते हो। तो शुक्र है कि मैं ये कर सका कि मैं जाना या लोग मुझे पहचानते हैं, तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, तो मैं कर ही ना सकता। तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसको इधर से बैक आउट करने का, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी लाइफ रहेगी अब बस यही करना है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो सच सप्लीमेंट्री होंगी या कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। राइट। सोशल वर्क कैसा जा रहा है आपका? क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, अब तो सोशल वर्क भी सारा यही है। एक्चुअली पॉलिटिक्स जो है ना, देखें, जो लोग कहते हैं ना कि हम पहले ये बनाएंगे उसके बाद पॉलिटिक्स करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं। जो लोग बड़े बड़े अदारे बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, कॉलेज स्कूल कुछ बनाते हैं, उनको फ़ंड कौन करता है? उनको फ़ंड करते हैं अमीर लोग। अब हमारी पार्टी जो है बराबरी पार्टी है, हम अमीरों की सियासत के ख़िलाफ़ हैं। वो लोग जो कि इस मुल्क के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं, जब से पाकिस्तान बना है 75-76 साल से बैठे हुए हैं, तो अगर हमने उनको चैलेंज करना है तो हम उनको चैलेंज करेंगे और साथ हम अपना दायरा चलाएंगे उन्हीं के पैसों से, तो हम चैलेंज कैसे करेंगे? तो इसीलिए पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं
ये हमेशा प्रो रिच होती हैं, मतलब अमीरों के साथ रहती हैं, गरीबों के ख़िलाफ़ होती हैं, एंटी पुअर होती हैं। इनकी सारी पॉलिसीज़ आप देख लें, क्योंकि जैसे ही अमीरों के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ बनाते हैं और गरीबों के हक़ में बनाते हैं, फ़ौरन जो है अमीर इनके ऊपर से अपना हाथ उठा लेते हैं। जब हाथ उठाते हैं, इनके पास फंड नहीं रहते, इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोशल वर्क में नहीं जाना चाहिए ऐसे इंसानों को लंबे अरसे के लिए, या बड़े बड़े अदारे नहीं बनाने चाहिए जो कि सियासत करना चाहते हैं ऐसे मुल्क में। कोई ऐसा दोस्त जिससे आप सारी बातें दिल की शेयर कर सकते हो या करते हो? दोस्त तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं अपने दिल की जो बात है ना, वो सारी एक इंसान से नहीं शेयर करता। मैं थोड़ी इससे थोड़ी उससे इस तरह कर लेता हूँ। सेक्टर ये इस पोर्शन का इसके साथ, इस पोर्शन के साथ। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स करनी थी, तो मुझे अपना इमेज जो था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता था कि मुझे कहीं कोई से पकड़ ना सके। आज भी अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ करता हूँ ना, जो मैं सियासत में कर रहा होता हूँ, तो लोग मेरे पे उंगली उठाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, सिवाय ये कहने कि मुझे वो बुरा भला कहे या मुझे गालम गलोच करें। वो तो कोई भी कर सकता है किसी को, तो उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने सेफ लाइफ गुजारी है, कोशिश की है। राइट। अपनी कोई ऐसी वियर्ड हैबिट जिससे आप बड़े तंग हो एंड यू वांट टू चेंज इट? गुस्सा चढ़ता है, मेरा ख्याल हर इंसान को चढ़ता है। किन बातों पे ज़्यादा चढ़ता है? बदतमीज़ी पे, बदलिहाजी पे, लोगों के किसी को धोखा देने से, बहुत ज़्यादा कोई झूठ बोले आपसे, स्पेशली जब आप उसे कहेंगे झूठ नहीं बोलना तो फिर भी बोले, तो इन चीज़ों पे। अच्छा, क्योंकि आप सियासत में आ गए यहाँ, तो बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सब्र बर्दाश्त चाहिए होती है, क्योंकि आजकल जिस तरह का इन्वायरमेंट है, तो उसमें फिर ये आपको मुश्किल नहीं आती होगी कि पेशेंस लूज़ करना, हाइपर हो जाना, जैसे आपको गुस्सा आ जाता है तो? आ जाता है मुझे, और मैंने कहा इजहार कर देते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं? नहीं, मैं इजहार भी कभी करता हूँ जहाँ ज़रूरत होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये ना करूँ। हो जाता है, मैं इसको और भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। फैमिली वालों का क्या रिएक्शन आता है जब इस तरह के आप पॉलिटिक्स में कभी कोई ऐसा बयान भी आ जाए या कोई खिलाफ भी बोलता है और वो सुनते हैं, तो वो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं? कहते हैं ये छोड़ दो, क्या हो गया ये? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि मेरे वालिदैन जो थे दोनों, वो सियासत पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, तो उनको पॉलिटिक्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा पता, और उनका ख्याल है पॉलिटिक्स करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हर इंसान सियासी होता है। वो जिन चीज़ों से परेशान हो रहा होता है, मुतासिर हो रहा होता है, उसका दिल करता है उससे बात भी करे और उसके बारे में कुछ कर भी सके, अगर वो कर सकता है। लोग कर नहीं सकते, इसे नहीं आते बेचारे इस काम में। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अपने वालिद साहब, क्योंकि वालिदा की डेथ हो गई 2008 में, उनके साथ भी ऐसे ही था, तो मैं अपने सारे पैसे जो है वो अपनी वालिदा को दे देता था ला के, तो मुझे पता नहीं होता था उसका क्या करती हैं। तो मेरा इस मामले में ऐसा ही रोल रहा है हमेशा। इसी तरह मेरी जो वाइफ हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि मैं इनकलाबी सियासत कर रहा हूँ। मैं एक पूरे आम लोगों के धड़े को अमीरों के सामने खड़ा करना चाहता हूँ सियासी तौर पे, जैसे इंडिया में आम आदमी पार्टी ने भी किया है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, और जब आप किसी लोगों की रिसोर्सेज पे हाथ डालते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे नज़र उठाते हैं, आप कहते हैं कि किस तरह सब कुछ किया, करप्शन नहीं, आपने पैसा बनाया कैसे रियासत के निज़ाम को इस्तेमाल करके, तो ज़ाहिर बात है वो भी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहें, और अगर मैं मर भी जाऊँ तो उनका तो क्या वो कोई बिजनेस वगैरह अपना कोई करती हैं? कोई? हाँ, वो भी करती हैं। उसके अलावा मैंने उनके साथ शेयरिंग की हुई है, जो मेरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर शेयरिंग है मेरी, और मेरे वालिदैन जो हैं बाकी ज़्यादातर उन्हीं के नाम है। मैंने अपने पास चीज़ें नहीं रखी, मेरे वालिद साहब के ही पास चीज़ें ज़्यादातर, बल्कि मैं जिस घर में रहता हूँ ये मेरे वालिद साहब के नाम है। मैं अपने घर नहीं रहता, मैं वालिद साहब के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं? पोइट्री के साथ आपका लगाव है? बहुत ज़्यादा था। मैं मिर्ज़ा गालिब को पढ़ता था, मीर तकी मीर को। एक्चुअली उर्दू में हालांकि मेरा जो स्कूल था वो उधर से मैंने ओ लेवल्स किया, और जिस ज़माने मैंने ओ लेवल्स किया था सीनियर कैम्ब्रिज, उस वक्त सिर्फ 3 स्कूल थे जो ये करते थे, ऑफ़र करते थे। एक कैथीड्रल स्कूल था जिसमें मैं पढ़ा, फिर सेंट एंथनीज़ था, और HSM था। तो उसके बाद बल्कि बीकन हाउस और सिटी स्कूल्स भी आए, लेकिन वो बाद में आए। तो स्कूल तो हमारा ये था, अंग्रेज़ी मीडियम था, सारी बात है। लेकिन उर्दू में मेरे 160 मार्क्स आए थे 200 में से, 80%, जो कि मेरे सेंटअप में आए। उस तरह के बैकग्राउंड में कम ही आते हैं। एग्जैक्टली, उर्दू में बहुत कम मार्क्स आते होंगे, 120 130 भी आ जाए तो बड़ी बात होती। तो फिर जब मैंने किया FSC दिया और मैंने दोबारा पेपर अटैम्प्ट किया, क्योंकि ये तो सेंटअप थे ना जिसमें आए थे कॉलेज में, मेरे वालिद साहब चले गए मेरे टीचर के पास। मैंने कहा कि
ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਵੀ ਵਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ थे गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने कहा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ऐना काम करना उन्होंने कहा नहीं नहीं की गल कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ पेपर देखो उन्होंने अब्बू को कहा पेपर तो मार्क कर चुके हुए थे उन्होंने कहा ये देखिए वो इतना बड़ा वो इतने बड़े साइज का था मोटा पेपर लिख लिख के मैंने उसमें पोइट्स को अदीबों को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था अदब तो इंग्लिश उर्दू मैंने दोनों बहुत पढ़ा है फेवरेट कौन है आपका ज़्यादा? पोइट्स में तो मिर्ज़ा गालिब सबसे ज़्यादा मुझे ज़बरदस्त पसंद है और फिर मुझे फैज़ अहमद फैज़ बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इनकलाबी शायरी करते हैं अल्लामा इकबाल की भी वो शायरी जो कि इनकलाबी अपना रखती है उसके अपने अंदर वो भी अच्छे लगते हैं वो भी नज़में उनकी अच्छी लगती हैं इसी तरह अदीबों में मुझे साहिल लुधियानवी भी अच्छे लगते हैं पोइट्स में कोई शेर अगर कोई उनका आपको याद हो हम सुनाना चाहें हमें? साहिल लुधियानवी का हाँ, किसी का भी मैं उनको फिल्मी एक सुना देता हूँ वो बड़ा मज़ेदार है वो मैं बल्कि गा के सुना देता हूँ जी जी श्योर। अब लोग अगर कहेंगे ना कि ये इंडिया के गाने क्यों सुना रहा है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये उर्दू ज़ुबान है और ये बॉर्डर्स किसी भी विरासत बॉर्डर नहीं है। बिल्कुल। और अगर कोई अच्छा म्यूजिक वहाँ से हुआ है तो हमें वो गाना भी चाहिए सुनना भी चाहिए आर्ट तो वैसे भी बियॉन्ड बॉर्डर्स है जी। तो उनका एक वो है मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ। आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? अवार्ड्स मुझे जो हुकूमती लेवल पे मिले हैं वो 3 हैं अच्छा एक्चुअली 4 हैं। पहला मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला सदारती अवार्ड है वो फिर मुझे सितारा इसार मिला वो भी सदारती अवार्ड है फिर मुझे इंसानी हकूक़ का अवार्ड मिला वो 2016 में मिला मुझे तो वो भी सदारती अवार्ड है और फिर मुझे एक पोलियो का मैं एम्बेसडर था पोलियो का एक्चुअली आई वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पोलियो या फॉर पोलियो उस ज़माने में मुझे इंडक्ट इसलिए किया गया था उस प्रोग्राम में क्योंकि हम चाहते थे कि गाने के थ्रू लोगों तक जाएं तो हमने एक बड़ा ज़बरदस्त गाना बनाया था लोगों को याद होगा खुशी हो तेरे 400 हंसी हो मेरे 400 तो पूरे पाकिस्तान में उसके अखबारों में उसकी वो लगे बड़े बड़े एड्स लगे मेरी तस्वीर के साथ तो उस वक्त फिर पोलियो अवार्ड भी दिया गया बाद में। खानों में क्या पसंद है आपको? मतलब सब्जियां खाते हैं गोश्त खो रहे हैं? गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे उसके बाद मुझे सब्जियां मैं ज़रूरतन खाता हूँ सब्जियां मुझे बहुत कम पसंद है आलू बहुत पसंद है आलू गोश्त अगर हो तो राइट। इसी तरह मुझे वरना देखिए आजकल तो लोग जिस तरह से डाइट कॉन्शियस हुए हैं ना एवरीबॉडी सो पर्टिकुलर अबाउट इट तो आप नहीं है कि सैलेड्स पे ग्रीन्स की तरफ जाएं हम फ्रूट्स खाएं? मैं असल में ना फ्रूट तो खा लेता हूँ सब्जियां जो सैलेड वगैरह ना मेरे से बड़ी मुश्किल होती है मुझे खाने में लेकिन मैं खा लेता हूँ कभी कभी दिल से नहीं खाता लेकिन मैं दाल खाता हूँ दाल मैं बड़े शौक से खाता हूँ जैसे माश की दाल है मूंग मसूर की दाल है काफ़ी सारी दाल चावल हो गए दाल चावल तो मुझे लगता है सबके फेवरेट होते हैं साथ गोश्त भी हो उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये था बाकमाल हमारी तरफ से आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मुझे दीजिए इजाज़त।